नमस्कार। आज हम बिहार के राजनीति में जो आज ईडी और सीबीआई के जो छापे पड़ रहे हैं लगातार, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जो राजनीति के विश्लेषण बार बार करते आए हैं, चाहे वो झारखंड की राजनीति पर हो, बिहार की राजनीति पर हो, चाहे किसी भी राज्य की राजनीति पर, वो बराबर अपने न्यूज़ के माध्यम से उस पर विश्लेषण करते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम.के. आज़ाद जी, जो इनका एम.के. न्यूज़ टाइम्स के नाम से चलता है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे बिहार की जो राजनीति में आज जो तपिश की गर्मी बनी हुई है, जो क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, इस पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मायने लगता है कि इस बार की राजनीति का कहाँ जदयू और भाजपा में क्या कुछ बीच में कुछ टकरार आएंगे, या फिर से नीतीश कुमार अपनी जगह से फिर पलटने की कोशिश करेंगे। इस पर सर आप मुझे बताएं। ऐसा है ना सर कि जो बात आप कह रहे हैं कि जो तरह से ईडी के छापे पड़े, तो इस ईडी के छापे को आप समझते चले जाइए कि ईडी का छापा तो बिहार में पड़ना पहले से ही माना जा रहा था। राजनीति पर नज़र रखने वाले आसानी से देखते थे कि बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नज़दीक आएंगे, कई तरह के मामले सामने आते हुए दिखेंगे, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जिस तरह संदेह के घेरे में रहते हैं, तो जो एक बार पलटी दो बार पलटी मार दिए वो दोबारा पलटी नहीं मारेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा। वैसे भी नेताओं के चाल चरित्र चेहरा पर तो लोगों का लगातार शक रहता ही है। तो जिस तरह से लगातार दिल्ली की नींद हराम तो नीतीश कुमार जरूर कर दी है। हालांकि वो अपनी सभाओं में ये कहते हैं कि मैं एनडीए में हूँ, था और रहूँगा, और वो कहते हैं कि गलती से ना जी इधर से उधर चला गया था, अब हम बार बार करेंगे, क्या था बिहार में, अपने भाषा में वो कहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से राजद के खास माने जाने वाले, लालू प्रसाद यादव के नज़दीक माने जाने वाले आलोक मेहता के ईडी के छापे, जो बताया जाता है कि कोऑपरेटिव में एक घोटाला हुआ था लोन के संबंध में, तो उसी घोटाले की जांच पहले से चल रही थी, और बताया जाता है कि आरबीआई पहले से उसके लेन देन पर रोक लगा रखी थी, और तभी से कयास लगने लगा था कि अनकरीब छापे पड़ेंगे। और आलोक मेहता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि समाजवादी आंदोलन से उनका रिश्ता रहा है। अपने आप को समाजवादी के रूप में लगातार पेश करने में आलोक मेहता कभी पीछे नहीं रहे, और बिजनेसमैन रहे हैं, और उनका अपना बिजनेस भी रहा है, और सांसद भी रहे, और जब राजद के शासन था तो वो मंत्री भी रहे। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए। लेकिन ईडी के छापे ने एक बार तो तय कर दिया कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के नज़दीक रहने वाले हो, चाहे इंडिया गठबंधन के रहने वाले हो, तमाम लोगों पर ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़ेंगे। क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ना रहेगा पैसा ना नेता नाचेगा। बिना पैसा का कौन नेता नाच रहा है। आप भी जान रहे हैं कि आज चुनाव किस सरगर्मी के साथ चलता है। मामूली आदमी तो चुनाव के बारे में सोच ही नहीं सकता है कि वो कैसे चुनाव लड़ लेगा। एक विधायक बनने के लिए, एक सांसद बनने के लिए आप सोच लीजिए कितना रुपया का जरूरत पड़ता है। और बिना फाइनेंस का कौन पार्टी चलने वाला है। और कौन सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के 200 करोड़ रुपया का के करीब जो उनका ये कार्यालय बन जाएगा, कौन सोचा था। अब वो कब, जब कोरोना में लोग दो दो रोटी के लिए मोहताज थे, उस वक्त में उनका बिल्डिंग बन रहा था। तो ये समझते चले जाइएगा तो आप बहुत कुछ देख पाइएगा। लेकिन अतीत को भी टटोल लीजिए, ये पहला घटना बिल्कुल नहीं है। इससे पहले तो कुछ दिन पहले केंद्र के मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुल्लास पांडे के यहाँ छापा पड़ा। उसका क्या माने था। राजनीति पर नज़र रखने वाला आसानी से देखते हैं इसी बात को लेकर कि हुल्लास पांडे का छापा पड़ने का वजह था कि चिराग पासवान को अल्टीमेटम देना। वैसे गुजरात लॉबी किसी को छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। चाहे आप साथ में रहिए, लेकिन जहाँ चूत चरांग करते चले जाइएगा, यानी उससे अपने आप को सोच को अलग करते चले जाइएगा, तो लोग उसके भी माने निकालने लगे। चिराग पासवान लगातार केंद्र सरकार के तमाम जो मुद्दे थे उससे होकर अपने आप को अलग इतर होकर सोच रखने लगे। खासकर बताया जाता है कि वक्फ संशोधन बिल जो आया उसमें चिराग पासवान ने अलग राह पकड़ ली, और उस राह से गुजरात लॉबी काफ़ी नाराज थी। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन है, और तमाम मुद्दे ऐसे खोजे गए जब चिराग पासवान लगातार कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आ गए, और वो सबसे अपने आप को इत्तेफाक कह के और अपने आप को अलग राय कह के पूरी तरह से गुजरात लॉबी को ठेंगा दिखाने की कोशिश की। तो बताया जाता है राजनीति में कि चिराग पासवान को अल्टीमेटम दिया गया कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आप केंद्र सरकार को नहीं चला रहे हैं, केंद्र सरकार के ही मर्जी पे आप यहाँ पर ऐश मौज कर रहे हैं। और जैसे ही चिराग पासवान इधर
तू तड़ाक करने लगे, राजनीतिक तू तड़ाक, तो उधर पशुपति पारस का फ़ोन आ गया दिल्ली से। अब पशुपति पारस दिल्ली में मिल लिए, आधा घंटा जो मुलाकात हुई अमित शाह से, कुछ भी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो सबके राजनीति मायने हैं। वो कहने लगे कि यदि आप तैयार नहीं रहिएगा तो आपका चाचा तैयार है। और किस तरह से रामविलास पासवान की पार्टी को गुजरात लॉबी तोड़ दी, ये कुछ भी बात तो रह गई है क्या? वो तो अब एलानिया है कि उस वक्त में चिराग पासवान को दरकिनार करके पशुपति पारस को पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ आलिंगन का काम करने का, उसको अपने साथ रखने के लिए किस तरह गुजरात लॉबी ने उसको हीरो बनाने का काम किया। आज मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। आज पशुपति पारस बेचारा कहाँ है पता ही नहीं। अभी वो भोज के लिए तैयारी, वो अभी क्या नाम है आपका, मकर संक्रांति के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति में तो तैयारी कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि सबको, नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिए, लालू प्रसाद को भी निमंत्रण दिए। देख फिर खिचड़ी पक रही है, बिहार चुनाव है तो लगातार मिलेंगे। तो इस तरह की राजनीति चल रही है। और गुजरात लॉबी से जो टक्कर लेने की कोशिश किया, गुजरात लॉबी की दोस्ती और दुश्मनी दोनों भारत की जनता देखी है। आप भी समझते हैं कि किस तरह गुजरात लॉबी से टक्कर, चाहे उसकी दोस्ती भी और दुश्मनी दोनों लोग दिखा। तमाम चीज़ आप देखते चले जाइए। लेकिन जब गब्बू सिंह के छापे पड़े, अब जब कारू सिंह के छापे पड़े तो कौन लोग थे? वही तो नीतीश कुमार के दोनों नज़दीक थे, उन्हीं के छापे पड़े। तो राजनीतिक इशारा तो लगातार कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करता है कि बिहार की धरती अभी और कुछ देखेगी। चुनाव में भी क्या क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, कोई नहीं जानता। और ये भी है कि राजद इंडिया गठबंधन में रहेगा कि वो भी अपना राह अलग पकड़ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी की अलग बोल बच्चन चल रही है, जिस तरह से आपके उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का जो बयान अलग चलते नजर आ रहा है, अरविंद केजरीवाल अलग हाँक रहे हैं, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी कमज़ोर करने की कोशिश अलग से चल रही है। तो समझते चले जाइए कि अभी राजनीति में और बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार में आने वाला चुनाव है और दूसरा दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। अभी तो कई तरह के मामले आएंगे। इसकी वजह ये है कि इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। उनका एक चेहरा होना चाहिए जो उस टीम को चला पाए। कहीं इसकी वजह तो नहीं कि भाजपा इसका बेनिफिट उठा रही है? देखिए ऐसा है ना कि कहा जाता है कि 2014 से लेकर 2024 की राजनीति को आप टटोलिएगा तो एक बात आपको स्पष्ट तौर से दिखेगा, वो है कि मोदी जी के और अमित शाह के इर्द गिर्द हम दो हमारे दो, मोदी जी, अमित शाह और उनके दो खास मित्र जो उद्योगपति हैं, अंबानी और अडानी जी, इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ चला गया। राजनीति पर नज़र रखने वाला ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। और जो कुछ हुआ इसी के इर्द गिर्द हुआ, यानी इन्हीं को, इसको कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है, ये कोई माने नहीं है। आप याद कर लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में क्या कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन चेहरा होगा। अटल बिहारी के बाद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हाशिए में चली जाएगी। तो और ये भी याद कर लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या था शुरुआत में, क्या था कि भाजपा का तीन धरोहर अटल, अडवाणी और मुरली मनोहर। कहाँ है अटल जी? दुनिया में नहीं है। अडवाणी जी को पूछने वाला कोई नहीं है, बेचारा बीमार है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और सांसद में हल्का से जिसको चोट लग के गिर गया, नौटंकी करते हुए वो हॉस्पिटल में पहुंच गए लोग, मंत्री लोग। लेकिन आज अडवाणी जी जो मोदी जी के गुरु माने जाते थे, वो कहाँ है? मुरली मनोहर जोशी के बारे में क्यों चर्चा नहीं करती है? तो कहाँ चला गया धरोहर? तो चेहरे की बात तो बिल्कुल मत कर लीजिए, चेहरे तो कोई ना कोई हो ही जाते हैं। तो क्या कहिएगा, अब चेहरा का कोई माने नहीं है। कहा जाता है कि आइडियोलॉजी से एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है। जो मोदी जी और आरएसएस से जो अपने आप को सहजते हैं, यानी उसकी विचारधारा से अपने आप को जो समझते हैं कि उसकी विचारधारा सही है, तो इंडिया गठबंधन में है। और जो समझते हैं कि इससे इतर को सोच रखते हैं, इंडिया गठबंधन में है, उसकी अलग सोच है। नेता का रोना तो इंडिया गठबंधन जरूर है और सब लोग प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाते हैं। दिक्कत तो यही है, यही बात है। जब भी प्रधानमंत्री चेहरा चुनने की बात आती है तो इंडिया गठबंधन में अलग राह हो जाता है। और वहाँ भी है, आप याद कर लीजिए 2024 का चुनाव लोकसभा का देख लीजिए, जब 400 पार नारा खत्म हो गया और 272 पे लाले पड़ गए, तो क्या हुआ? क्या संसदीय दल की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी में? बिल्कुल नहीं हुई। किसकी बैठक हुई? एनडीए की बैठक हुई। पहला बार हुआ, ऐसा हुआ कि पार्टी पहले लोकसभा का नेता चुना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा का नेता चुना ही नहीं, एनडीए का बैठक हो गई और उसमें नेता चुन लिए गए, क्योंकि उनको डर था कि अगर यहाँ पर नेता चुनाव में आएगा तो कहीं कोई दूसरा आदमी आ जाए। तो डर तो वहाँ भी है। मैंने कहा ना शुरू में ही आपको, 2014 से 2024 की राजनीति टटोल लिया जाए
तो 2 और 2 ये 4 के इर्द गिर्द ही तमाम तरह के ताने बाने बुने गए और उनको चेहरा चमकाने में तमाम तरह के खर्चे जरूर किए गए। अब किस किस की को टटोलिएगा, अब देख लीजिए, अब नेशनल स्ट्रीम मीडिया को देख लीजिए, सुबह से शाम तक देख लीजिए, आपको करीब से करीब ज़्यादा से 12 घंटा करीब आपको मोदी जी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएगा। बाकी आप बाकी लोग को टटोल लीजिए, तो कैसे नहीं आएगा। इश्तिहार देख लीजिए, बड़ा बड़ा इश्तिहार नज़र आ रहा है। कहा जाता है कि मोदी जी या तो विदेश में घूमते हुए नजर आएंगे या देश में रहेंगे तो चुनाव प्रचार में करते नजर आएंगे। चाहे वो जब वो मन की बात कहते हैं रेडियो में तो टेलीविज़न में दिखाया जाता है। गजब है, खेल गजब समझ लीजिए। बात किया जाता है कि रेडियो में मन की बात करेंगे तो रेडियो तो कोई सुनता नहीं है और रेडियो में वो मन की बात करते हैं। अब तो गाँव देहात में भी आप रेडियो खोजते चले जाइए, लेकिन रेडियो